79% कितना परसेंटेज हुआ? 79% आपका हुआ 40%। ठीक है, 40% अगर आपके नंबर आते हैं तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाती है। इसी तरीके से हम 18 की कट ऑफ देखते हैं। प्री 2018 में 76 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो रहा है, मतलब सिलेक्शन मतलब आपको क्वालिफाई कर जाते हो आप मेंस में बैठने के लिए। तो ये अगर हम परसेंटेज में निकालते हैं तो ये आता है 38%। ठीक है, 38%। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हम 50% क्वेश्चन सही कर देते हैं तो हम सेफली इन है। इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि हमें एक तो स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी है। हमें इस तरीके से स्टडी नहीं करनी कि हमें सारा ज्ञान लेना है जो भी अवेलेबल है मार्केट में, जो भी सारे कोचिंग के नोट्स अवेलेबल हैं या फिर जो भी सारी किताबें उनको सबको मतलब जो भी कोई भी एडवाइस करता है वो पढ़नी है। हमें स्मार्टली तरीके से मूव करना है, स्मार्टली तरीके से पढ़ाई करनी है और हमें यह इंश्योर करना है कि हमें कट ऑफ क्लियर करनी है। तो सेफ कट ऑफ के लिए मैं एक 50% कट ऑफ का क्राइटेरिया लेके चल सकता हूँ। ठीक है, 50% अगर मेरा सही हुआ तो मैं इजीली, मुझे ये की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई प्री में मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं एश्योर्ड हो जाऊंगा मेंस की तैयारी के लिए। तो हमारा पहला टास्क होगा कि भाई प्री में हम 50% मार्क्स लेके आए, सबके सब जो यहाँ बैठे हैं। हम, मेरा और रोहित सर का, रोहित सर भी थोड़ी देर में जुड़े हैं। रोहित, हेलो। हाँ मैं लाइन पे हूँ। यस। हाँ, ये रोहित सर हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। ये कोटा में पोस्टेड हैं और इन्होंने 2016 में 138 रैंक निकाली थी। और पहले ये भी पहले इनकम टैक्स में काम करते थे। थोड़ा सा ब्रीफ देगा क्या थोड़ा? श्रेष्ठ, आई थिंक अभी आप इसको कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद में मैं कर लूंगा। दैट विल बी ठीक है, बेटर। ओके ओके ओके। तो प्री का आपको समझ में आ गया। प्री में अब अगर मैं जाता हूँ तो प्री में हमारा क्या ऑब्जेक्टिव हो गया? प्री में हमारा उद्देश्य ये हो गया कि हमारे को 50% सेफली बात कर रहा हूँ, वो तो आपका 40% भी हो सकता है, वो कट ऑफ के हिसाब से अगर हमको दिख रहा है, लेकिन 50% हमें टारगेट करके चलना है कि 50% का एक टारगेट होना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन कितने आते हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 200। ठीक है, अब 200 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, सॉरी 150 क्वेश्चंस आते हैं और 200 मार्क्स का पेपर होता है। तो 1 क्वेश्चन 4/3 मार्क्स का होता है इसमें, मतलब 4/3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब अपन आते हैं आरएस प्री सिलेबस की तरफ। मतलब आप अब हम देखेंगे कि हमें कैसे पढ़ना है कि हमारे 50% ऑफ द क्वेश्चन उसमें से हो जाए। हमें किस किस एरियाज हैं या किस किस क्षेत्र में किस किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है कि हमारा सिलेक्शन अश्योर्ड हो जाए। हमें हैपेजर्ड वे में तैयारी नहीं करनी। आप किसी भी और कोचिंग संस्थान में जाते हैं तो वहां पे क्या होगा, एक मिनट, मैं दोनों सिलेबस खोल के बता दूंगा, हिंदी भी और इंग्लिश में भी, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। एक सेकेंड। ये RSP 2021 का सिलेबस जो लेटेस्ट अभी आरपीएससी की वेबसाइट पे हुआ है। सिलेबस सबसे बड़ा गाइड है, मेंटर है किसी भी अभ्यर्थी का परीक्षा में। ठीक है, सिलेबस की आज ही अगर आप कुछ काम ना करें, आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करें या ना करें, आपका मेन है कि आप जाके इसकी फोटोकॉपी निकालें और इसको बार बार पढ़ें 3-4 दिन तक, जब तक आपको सिलेबस पूरा टिप्स पे याद हो जाना चाहिए, मेमोराइज हो जाना चाहिए कि क्या क्या सिलेबस में पूछा जाएगा। बिकॉज ये आपका एक प्रियम्बल की तरह है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल होता है उसकी तरह सिलेबस किसी भी एग्जाम का एक प्रियम्बल होता है, उसी से मेन चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, देखिए 200 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का एग्जाम होगा ये आपका। ठीक है, अब इसमें मेन टॉपिक क्या है? हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। ये पूरा राजस्थान से आता है। अब आपको देख के लग रहा होगा कि ये बड़ा टॉपिक बहुत ज्यादा है। अब कोई भी अगर हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो राजस्थान से स्टार्ट कर लेते हैं। कई सारे बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आरएस की प्रिपरेशन चालू करी थी, उन्होंने हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से चालू कर दी, लेकिन फिर वो इतना ज्यादा लेंथी हो जाता है कि वो उनसे ना तो हो पाता है और फिर वो आरएस की तैयारी बीच में छोड़ देते हैं, कहते हैं यार ये तो बहुत टफ है, ये तो मतलब ये नहीं निकल सकता, इसको याद करना ही बड़ा टिपिकल है, कैसे इसको याद करें।
तो हमें इसमें स्मार्ट वे क्या होगा, स्मार्ट वे हमें इन पूरे जो सिलेबस में इसमें से सेफ एरियाज को चुनना पड़ेगा, और सेफ एरियाज को हमें अपना उनको एफिशिएंटली उनको ऑप्टिमम मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब उसको हमें मतलब उस पर सबसे ज्यादा वर्क करना है। ठीक है, अब इसमें जैसे दूसरा टॉपिक हो गया इंडियन हिस्ट्री, तीसरा हो गया ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया। तो एक तो इतिहास हो गया, एक भूगोल हो गया, ठीक है, फिर भारतीय संविधान हो गया, फिर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान हो गया, इकोनॉमी, इकोनॉमिक कंसेप्ट इन इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, और करंट अफेयर्स। अब आपने देखा मोटा मोटा कितने टॉपिक हो गए अगर हम बात करें। एक तो हो गया हिस्ट्री, ठीक है, एक हो गया ज्योग्राफी, एक हो गया इकोनॉमी, एक हो गया अपना पॉलिटी, एक हो गया करंट अफेयर्स, और हो गया रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी। मोटे मोटे ये टॉपिक हैं, और भी एक साइंस एंड टेक है। ठीक है, तो मोटे मोटे अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक हुए। अब हमने इसको क्या किया, इस प्रैक्टिस को क्या कहते हैं, हमने सिंप्लीफिकेशन ऑफ सिलेबस, सरलता से सिलेबस को कैटेगराइज कर लिया है कि सिलेबस अब इन वर्गीकरण में बटा हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, आप कहीं पे भी अगर नोट्स बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहां पे आपको सिलेबस की कॉपी चिपका देनी है, किसी भी कॉपी में इसका प्रिंट आउट लेके आओ, और वो हिस्ट्री की अगर नोटबुक अगर आप बना रहे हो तो हिस्ट्री के आगे उसको पेस्ट कर लो, उसको चिपका लो हिस्ट्री का सिलेबस। ऐसे ज्योग्राफी कर दो, आप उसको कट शॉर्ट कर दोगे चीजों को, तो आपको सिंपल लगेगा सिलेबस। अब लोगों की जो भ्रांतियां होती हैं, एक मिथ ये होता है कि आरएस का मतलब पढ़ना बहुत पड़ता है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, इसमें बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, मतलब ऐसे ही नहीं होता, हर किसी का नहीं होता, मतलब ये सारे मिथ है जो मार्केट में रूमर्स फैलाए जाते हैं। अगर हम सिंप्लीफिकेशन और साइंटिफिक अप्रोच से चलेंगे तो आरएस को निकालना बहुत आसान है। ठीक है, किसी भी एग्जाम को निकालना बहुत आसान है अगर हम साइंटिफिक और स्मार्ट तरीके से चलेंगे। हमारा कोचिंग का उद्देश्य यही है कि हम स्मार्ट साइंटिफिक तरीके से ही इसमें आगे बढ़ेंगे, ताकि हम आपको अपना मैक्सिमम दे सके। जो हमने अपनी मतलब जो हमारी जो वो तैयारी का जो समय था, हमने क्या गलतियां करी, वो गलती आप लोग ना करें। ठीक है, और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो। हम एक ये नहीं चाह रहे कि सिलेक्शन हो लेकिन अच्छी रैंक के साथ। तो हमारा कोचिंग में गाइडेंस और उसमें आने का उद्देश्य ये है, क्योंकि हमने भी और कोचिंग देखी कि वो किस तरीके से प्ले करती है। ठीक है, तो अब ये हो गया हिस्ट्री। अब हम आते हैं इसमें वर्गीकरण में। अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और साइंस एंड टेक। अब जिन लोगों की मैथ्स अच्छी है, ठीक है, मैथ्स अच्छी है, वो रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी में इजीली खेल सकते हैं। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के करीबन 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं, 20-25 क्वेश्चन। अगर मैं सेफली भी जाऊं तो हमें कितने नंबर लाने थे, हमें लाने थे 90 to 100 मार्क्स लाने सेफली। ठीक है, अब 90 to 100 मार्क्स अगर हमें सेफली लाने हैं, और अगर हमारे 20 क्वेश्चन हमें अच्छे से आते हैं, तो 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था 4/3 मार्क्स का। ठीक है, अगर हम इसका हिसाब लगाएं तो लगभग आपका 20% काम यही हो गया। 20% मार्क्स तो आप रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी में कर सकते हैं। और रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी किसी को अगर आती है तो उसको तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो साइंटिफिक या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, वो अगर 5-10 दिन भी तैयारी करेगा तो उसका हो जाएगा। तो नॉन साइंस बैकग्राउंड से भी है या नॉन मैथ्स से भी है, उनके लिए भी इतना टिपिकल नहीं है रीजनिंग। अगर उस पर वो हार्ड वर्क करें तो मैं तो उनको कहूंगा कि जो नॉन मैथ्स वाले हैं उनको तो सबसे पहले रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी करनी चाहिए, और उनको डेली बेसिस पे करनी चाहिए, ताकि वो उस पे मतलब उसको स्किल डेवलप कर सके, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी पे। आप में से कितने हैं जो ये समझ रहे हैं कि उन्हें मैथ में भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, मैथ्स के क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करने की जरूरत है? पार्टिसिपेंट्स प्लीज। सर मेरा नाम नेहा है, मुझे मैथ में बहुत जरूरत है प्रैक्टिस की। मेरा स्टार्टिंग से मैथ बहुत वीक रहा है। सर नेहा, बाकी और कौन कौन सी पार्टिसिपेंट्स हैं जिसके लिए हम मैथ्स का भी थोड़ा फोकस रखेंगे?
प्लीज आप अपना नाम नोट कराएं एक बार। सर मेरी भी मैथ्स वीक है। नाम मैम प्लीज अगेन। कोमल यादव। कोमल जी, ओके। बाकी और व्हाट अबाउट आकाश, अमित, अन्नू, दक्ष, काजल? हेलो सर, जी मैं दुर्गा हूँ सर, मेरी भी मैथ्स वीक है। नाम मैम आपका? दुर्गा। दुर्गा हेलो सर। जी। सर मेरा नाम अनुराधा है, मेरी मैथ ठीक है बट आई नीड प्रैक्टिस। ओके ओके, यू नीड प्रैक्टिस। बाकी हेलो सर, जी। माय नेम इज काजल। सर मेरी भी मैथ्स अच्छी है, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज गुड। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। बाकी Then I also need practices. Karan. करण, व्हाट अबाउट यू करण? Need more practice. ओके, प्रैक्टिस। ठीक है, हम इस तरह से मूव करेंगे, थोड़ा आपसे फीडबैक लेके कि कौन किस तरह से कर रहा है, उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा। और जो लोग मैथ्स में अपने आप को समझ रहे हैं कि हम वीक हैं, उनके लिए हम बेसिक्स भी थोड़ा फोकस करेंगे। और जो लोग मैथ्स में मान रहे हैं कि ठीक है जिन्हें प्रैक्टिस की जरूरत है, हम फोकस करेंगे उन वेज पे, उन तरीके पे जिससे आप लोग मैथ्स में शॉर्टकट्स के थ्रू आरएएस के क्वेश्चंस कर पाए। क्योंकि ये 15-20 क्वेश्चंस मैथ्स के और रीजनिंग के आते हैं आरएएस प्री एग्जाम में, एंड इफ यू आर एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस तो वो श्योर एंड शॉर्ट होते हैं, उसमें गलत होने के चांसेस नहीं होते हैं। आप कर रहे हैं मींस ठीक है या गलत है। तो हम कोशिश करेंगे कि रीजनिंग और मैथ्स में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए और उसको क्लियर कर पाए। ओके, हाँ श्रेष्ठ, यू कैन गो। हाँ, तो रीजनिंग मेंटल एबिलिटी पे अगर आपने फोकस कर दिया, सपोज करो अगर मैं आज से प्रिपरेशन चालू करता हूँ, मैं एज ए बिगनर हूँ, तो मैंने जब आरएस की तैयारी चालू करी थी तो मैंने यही गलती करी थी कि तो मैं अपनी गलतियां बताता हूँ कि मैंने क्या करा था, राजस्थान का इतिहास उठा दिया। मैंने कोचिंग नहीं ली थी, सो आई वेंट टू द शॉप कि भाई मुझे जाके कोई सर वो आरएस, अरे तुम तो आरएस की ये पनोरमा ले जाओ कि आरएस की एक हिस्ट्री की किताब आती है, मैं मोटी से उठा ला, एक भल्ला उठा लाया। अब मेरा दिमाग खराब हो गया कि मैं इसमें पढ़ूं क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आया। अब जब मैंने देखा सिलेबस को एनालाइज किया, तो सिलेबस में देखा कि जो मेजर चंक है वो तो रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी का है। हालांकि एनालाइज नहीं किया था, मैंने जाके सीधा पेपर दे दिया था। तब मुझे उसमें देखा कि 25 से 30 क्वेश्चन तो रीजनिंग मेंटल एबिलिटी के आ रहे हैं। तो बीइंग फ्रॉम द साइंटिफिक बैकग्राउंड मुझे थोड़ा सा इजी हुआ कि मैंने कर दिया, और मैंने एसएससी भी दे रहा था एग्जाम में, तो मुझे इतना नहीं लगा। लेकिन हम शुरू से ही इस पे अगर फोकस करें रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी पे, तो हमारा 20% काम तो हो गया ना। 20-30% हमने गढ़ जीत लिया। हम रेस्ट अब 70-80% कैसे करना है उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो पहला टारगेट हमारा क्या हुआ कि घर में जितने लोग भी हैं, चाहे वो कोचिंग करें या ना करें, ठीक है, उनका फोकस होना चाहिए कि डेली 1 आवर या 45 to 1 आवर रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी को दें घर पे। इसके लिए बेसिक बुक्स हो सकती हैं कि जो बिल्कुल बेसिक है वो क्या करें कि 6, 7, 8, 9 की एनसीईआरटी लिए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी जो बिल्कुल बेसिक है वो एनसीईआरटी लिया है। ठीक है, एनसीईआरटी में बेसिक न्यूमेरिसी वगैरह सीखना चालू करते हैं कि रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, पेरीमीटर एंड एरियाज ऑफ प्लेन फिगर्स क्या होता है। तो ये जो सारे टॉपिक्स उठाएं और उनकी सेलेक्टिव स्टडी करें और उनकी एक्सरसाइज करना चालू करें। जैसे हम बचपन पढ़ते थे 6th की कोई किताब, जैसे हम स्कूल जाते थे 6th में क्या करा, एक चैप्टर पढ़ा हमने, रेशियो पढ़ा, रेशियो में पीछे एक्सरसाइज दे रखी होती थी, हम उसको सॉल्व करते थे। ठीक है, नहीं समझ में आता था दोबारा वापस कंसेप्ट पे जाते थे, उसको बेसिक से पढ़ो। और आप यकीन मानिए उसको अगर आप ढंग से आप करेंगे तो आप 10 या 15 दिन में ही मैथ्स में थोड़े से आपके स्किल डेवलप हो जाएंगे। और आपको ये लगेगा, आप साइंस बैकग्राउंड से हो या नहीं हो, आपको मैथ्स करे हुए बहुत टाइम हो गया हो या नहीं हो, आप इतने एश्योर्ड हो जाओगे कि आपने 20% मार्क्स तो आप इजीली उसमें आरएस के पेपर में लेके आ जाओगे, और वो भी शॉर्ट। उसमें नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है, क्योंकि उसका आंसर सबसे ज्यादा एक्यूरेसी अगर किसी में रह सकती है इन सब सेक्शंस में तो रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी में।
तो आप समझ रहे हैं एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ? एफिशिएंसी का मतलब हुआ कि जब मैं एग्जाम में बैठूं और जब मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, उस क्वेश्चन के सही होने के चांसेस सबसे ज्यादा होने चाहिए। तो हमने वो सेक्शन को सबसे पहले लिया है। इसे कहते हैं एफिशिएंसी और स्मार्ट स्टडी। अब हमारा जो कोचिंग या मेंटरशिप का जो फोकस है इसी चीज पे रहेगा कि भाई रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी सबसे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मुझे जो लगता है एग्जाम में ये है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपके 20-25 क्वेश्चन आपको शॉर्ट तरीके से लग रहे हैं कि सही होने वाले हैं। कई लोग इसमें क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं और वही उसी की वजह से उनका प्री में नहीं हो पाता। 3-4 क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे हो, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का अंतर, 4 मार्क्स तो बहुत बड़ी बात होती है, समझ रहे हो आप? 3 क्वेश्चन में आपके गलत हो गए तो आप रेस से बाहर हो सकते हो। अगर आपके बिल्कुल 90% से ऊपर एक्यूरेसी इस सब्जेक्ट में है तो आपको आपके सिलेक्शन होने के, आपके क्वालिफाई होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला फोकस क्या रहेगा? रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी पे आप लोगों को आधे घंटे की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे देनी चाहिए। इस चीज को अब जनरली क्या होती है, साइकिल क्या होती है कि लोग क्या कहेंगे, हम 10-15 दिन पहले ही देख लेंगे या 1 दिन 2 दिन पहले उस फॉर्मूले देख के चले जाएंगे, हमारा हो जाएगा। ये जो अप्रोच रहती है इसमें क्या रहता है कि हम 3 या 4 क्वेश्चन उसमें गलत करके आ जाते हैं, 3 या 4 क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। अब वो 3-4 क्वेश्चन गलत की वजह से हमें 3 या 4 साल का नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप समझ रहे हो कि अगर आपने वो जो मैंने आपको इतिहास बताया है 13, 16, 18 और 21, इस इतिहास में हम बिल्कुल लेकुना नहीं छोड़ सकते। जो आरपीएससी का इतिहास है उसमें लेकुना नहीं छोड़ा जा सकता। आरपीएस की सबसे बड़ी जो आप कह लो या तो बुराई कह लो, उसको अगर बुराई पे हमें जीत हासिल करनी है तो उसके लिए हमें इस पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक किताब आती है इसमें आर.एस. अग्रवाल, आप उसको खरीद सकते हैं। बाकी हम कोचिंग के दौरान हम 1-to-1 मेंटरशिप आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारा जो इंटरेक्शन प्रोग्राम रहेगा, जो वीक हैं, जो मैथ में जिनको लगता है कि उनको अभी कमजोर है या प्रैक्टिस की जरूरत है, तो हम ये भी कर सकते हैं। हम ये भी करेंगे कि उनको प्रैक्टिस सेट देंगे, वीकली प्रैक्टिस सेट देंगे कि उसमें कैसे सवाल को सॉल्व करना है और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर रहेंगे। तो हम ये इंश्योर करेंगे कि आपकी जो तैयारी है वो ट्रैक पर है और आपकी जो प्रैक्टिस है वो एग्जाम तक इतनी हो जाए कि आप उसमें क्वेश्चन कम से कम गलत करें। ठीक है, तो रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी आपका सबसे ज्यादा टारगेटेड होना चाहिए। मतलब ये अर्जुन की आंख है, मतलब अर्जुन की जो था, आपने जो सुना होगा, जो मिथ्स और लेजेंड सुना होगा, उसमें रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो पहला तो हो गया आपका रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। अब इसमें दूसरा टॉपिक क्या है, एक पॉलिटी है। पॉलिटी भी नियर अबाउट मैथ की तरह है जिसपे आप फोकस किया जा सकता है। अब हम चलते हैं पॉलिटी पे। हाँ, ये पॉलिटी पे आ गया। रोहित सर। यस। हाँ, तो आप पॉलिटी का एक बार बता देंगे मतलब कैसे प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड। हाँ श्योर। हाँ, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? हेलो। यस सर। यस सर। पॉलिटी के बारे में जैसा अभी श्रेष्ठ सर ने बताया कि हमको किस तरह से मैथ्स एंड यू कैन सी माय वीडियो आल्सो। यस सर। यस सर। ओके। Yes, sir. रोहित, इट्स बेटर कि अगर यू स्टार्ट शेयरिंग योर स्क्रीन। या उसके लिए श्रेष्ठ आपको अपना स्क्रीन शेयर ऑफ करना होगा। ओके ओके, हेलो। हेलो। हाँ, स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दिया मैंने। ठीक है ओके, हाँ, प्लीज गिव मी 1 मिनट।
I think there is some problem. I am not able to share my screen. Okay, I'll share screen from my side if you want to. Shrestha, is my screen is Ah, showing? yeah, yeah, Okay, yeah. okay, It's visible. Yeah. okay, got it. Okay. It's Rohit. Rohit sir, Yes, जी. it's better you give your intro first. I just yeah, gave the glimpses. Hello all. My name is Rohit Dixit and presently मैं कोटा में राजस्थान अकाउंट सर्विसेज में वर्किंग हूँ और RAS 2016 के थ्रू मैं यहाँ पे हूँ. I got 138 रैंक इन RAS 2016. उससे पहले मैं RAS 2013 में भी सिलेक्टेड था लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था बिकॉज मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे पोस्टेड था. प्रेजेंटली मैं लास्ट ईयर यूपीएससी मेंस का एग्जाम के लिए अपियर हुआ था और उससे पहले मैंने 2016 में यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया हुआ है. तो ये थोड़ा मेरा एक है और जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स टॉपिक्स हैं लाइक पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, आप जो रीजनिंग की बात कर रहे थे सर, तो इन सब से हम थोड़ा आपके साथ में रहेंगे, करंट अफेयर्स के बारे में रहेंगे. तो मैं सबसे पहले हम जो सिलेबस स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा. आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं सभी लोग? यस सर. ओके Yes, ओके. sir. सबसे पहले आप जैसा श्रेष्ठ सर ने भी बताया, हमें मेन चीज जो फोकस रखनी है वो है कि प्री या मेंस जिस चीज की भी आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस आपके पास में हो. पहला काम जो आप लोग आज करने वाले हैं वह यह है कि सिलेबस का प्रिंट आउट अपने पास रखें. इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि सिलेबस में क्या है क्या नहीं है इसका आइडिया आपको एग्जैक्टली रहेगा. जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आप करंट अफेयर्स देखते हैं, करंट अफेयर्स की न्यूज पढ़ते हैं, इस तरह की सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन आप यदि करंट अफेयर्स के और एग्जाम में अपियर होने जाते हैं, लेकिन आप यदि करंट अफेयर्स का राजस्थान का सिलेबस उठा के देखेंगे तो एक चीज बड़ी स्पेसिफिकली लिखी हुई है, वह है लास्ट का थर्ड पॉइंट देखिए करंट अफेयर्स में, गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज. देख पा रहे हैं आप सब लोग? यस सर. गेम्स एंड स्पोर्ट्स. गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज. और यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं. आपने करंट अफेयर्स पढ़ा, आप इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन आप ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज छोड़ देते हैं. इससे क्या होता है, आप यदि RAS प्री का पेपर देखेंगे तो अराउंड 6 to 7 क्वेश्चंस हैं जो इस तरह के होते हैं. जैसे इस वक्त ओलंपिक्स चल रहा है तो ओलंपिक्स में राजस्थान से कौन से खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस किस खिलाड़ी ने मेडल जीता. इवन अच्छे लेवल के क्वेश्चन किया हमको, सपोज अभी बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जो ब्रॉन्ज मेडल जीता वो किससे जीता, समझ रहे हैं आप, मतलब किस खिलाड़ी के विरुद्ध वो खेल रही थी. तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए. कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको सिलेबस में क्या है और ये भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं है. ठीक है, क्योंकि जनरल स्टडीज का कोई स्कोप दायरा नहीं होता, वो कहीं तक भी जा सकते हो. तो आपको यू मस्ट स्टार्ट टू लर्न योर सिलेबस. आपको सिलेबस में एक एक पॉइंट पता होना चाहिए. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या लिखा हुआ है, बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस. देख रहे हैं आप, पहला पॉइंट है बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस. अब जैसे आपको मैं बताऊं 2018 में क्वेश्चन आया था कि किचन में जो माइक्रोवेव रखा रहता है वो किस तरह से वर्क करता है. तो ये एक एवरीडे साइंस है कि आपको छोटी छोटी चीजों के बारे में पता होना चाहिए. देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेफ्रिजरेटर किस तरह से वर्क करता है, हाउ LED एंड LCD आर डिफरेंट. तो इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए. तो इसका मतलब है कि हमें सिलेबस पे फोकस करना होगा. सेकेंड थिंग, इसमें हम क्या करेंगे
हमारी तरफ से इनपुट ये रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, इन दोनों चीजों में हम आपको थोड़ा डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। अब हम इंडियन पॉलिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आप देखेंगे तो इंडियन पॉलिटी का ये सिलेबस है, इसके 3 पार्ट हैं, आप देख पा रहे हैं। पहला पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस। सेकंड इज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, ओके। एंड थर्ड पार्ट इज जो एवरीडे पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जो प्री में हमसे पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस होंगे। तो प्री के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और मेंस के पर्सपेक्टिव, दोनों पर्सपेक्टिव से पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए आप ये मान लीजिए कि आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस इन प्री, अराउंड 30 to 35 क्वेश्चन सिर्फ पॉलिटी से पूछे जाते हैं। तो आप यदि पॉलिटी में अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं तो प्री में आपको बहुत हेल्प मिलती है। इवन जो हमारा 800 नंबर का मेंस का पेपर होता है, उस 800 नंबर की मेंस के पेपर में 200 से 250 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ पॉलिटी से पूछे जाते हैं। तो ये पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं। तो 200 से 250 मींस आपके मोर देन 25 मींस अराउंड 30% मेंस का सिलेबस और सेम 30% के वेटेज आपका प्री में, ये सिर्फ आपका राजनीतिक शास्त्र पॉलिटी से कवर होने वाला है। तो इसमें आपका बहुत फोकस होना चाहिए। इवन पॉलिटी पढ़ने से आपको बाकी न्यूज़पेपर पढ़ने में भी हेल्प मिलेगी। पॉलिटी पढ़ने से आपको डिफरेंट आर्टिकल्स, इवन आपके जो हिंदी इंग्लिश में ऐसे लिखने के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो अच्छा, आप लोग एक बात बताएं, एक पॉलिटी के लिए एक बुक आती है एम लक्ष्मीकांत नाम से, TMH पब्लिकेशन की, किस किस के पास है ये? इंडियन पॉलिटी आपके पास है, बाकी लोगों के पास? I have, sir. किस किस के पास नहीं है? सर मेरे पास नहीं है, नेहा मेरा नाम। ओके। तो देखो, हम जो भी नेक्स्ट क्लासेज या जो भी आगे की प्लानिंग शुरू कर रहे हैं, वो पॉलिटी से ही हमारा फोकस रहेगा। शुरुआत पॉलिटी से ही रखेंगे ताकि आप थोड़ा सा मोमेंटम भी पकड़ें, पॉलिटी को किस तरह से करेंगे। क्योंकि हम यदि सीधे इकोनॉमिक्स पे उतरते हैं या किसी और ज्योग्राफी पे उतरते हैं तो आप हो सकता है कि थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए, इसलिए हम पॉलिटी से शुरुआत करेंगे। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप जिस भी मीडियम से हैं, आप आज की डेट में एक पॉलिटी की बुक अपने पास परचेज जरूर कर लें। ओके सर, ठीक है। ये मतलब एक तरह से मैं मान लीजिए एक एक्सरसाइज, एक रोहित सर, एक, हेलो, बोलिए। हाँ हाँ, हाँ रोहित सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो लक्ष्मीकांत की जो बुक परचेज करें, उसमें एक एक्सरसाइज जरूर करना। आप लक्ष्मीकांत की किताब लेके आए तो उसमें से आप बस एक चीज करना कि जो भी इसका सिलेबस में जो दे रखा है, जैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इंडेक्स में जाके उसको टिक जरूर करना कि उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं इंक्लूडेड। सर मैंने ऑलरेडी कर लिया। ओके ओके। हाँ, नहीं, वेरी गुड। तो जो और लोग हैं वो लोग भी इस एक्सरसाइज को करें कि जो सिलेबस लेके आए वो लक्ष्मीकांत के फर्स्ट पेज पे चिपका लें और उस पर टिक करें कि कौन कौन सा टॉपिक्स उस सिलेबस इंडेक्स में है। तो आपको आइडिया लग जाएगा और आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी कि सिलेबस में कौन सा पार्ट है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है। ठीक है रोहित सर? और इससे आपको सिलेबस याद करने में भी हेल्प मिलेगी। आप लोग समझे श्रेष्ठ सर ने क्या बोला? कोई है जिसको क्लियर नहीं हुआ कि अभी क्या सजेशन दिया गया? नहीं सर, क्लियर हो गया। क्लियर है ना? आपको और ये लोगों को सिलेबस, क्लियर नहीं हुआ तो आपको ये सिलेबस, जो पॉलिटी का सिलेबस लिख रहा है, ये दिख रहा है, जो इस पॉलिटी के सिलेबस को आपके लक्ष्मीकांत के जो बुक में इंडेक्स होगा शुरू में, उसके साथ मैच करना है। गॉट इट? आप देखें कि कौन सा चैप्टर कहाँ पे है, किस तरह से है, और हम उसी तरह से मूव करेंगे, बड़े स्मूथली मूव करेंगे आगे, और आपको बहुत मजा आएगा पढ़ते समय इसको। ठीक है, तो आप इंडियन पॉलिटी की ये बुक एम लक्ष्मीकांत की जरूर लेके आए। अच्छा, इसमें एक चीज और है, अभी प्रेजेंटली 6th एडिशन इसका आया हुआ है, बुक का 6th एडिशन है। तो आप जब भी मार्केट में बुक परचेज करने जाएं तो कोशिश करें प्रायोरिटी 6th को रखें,
और 5th एडिशन भी मिल जाए तो ठीक है, उससे पुराना एडिशन आप परचेज ना करें। ओके, और जिसके पास यदि 4th एडिशन है, ऑरेंज कलर की बुक है, वो हो सके तो इस बार नए सिरे से हम शुरुआत कर रहे हैं तो वो नया भी परचेज कर सकता है। तो आप फोकस रखें कि 6th और 5th एडिशन में किसी एक पे ही रहें। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। यस सर। यस सर। ओके, श्रेष्ठ हाँ आप कंटिन्यू हेलो। करें। हाँ, तो जैसे रोहित सर ने बता, एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ अपनी। मैं अपनी बंद कर देता हूँ। स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। यस, हेलो, ओके। हाँ हाँ दिख रही है, आप कंटिन्यू करें। यस सर। हाँ ठीक ठीक, ओके। अब देखिए, आपको मैं समझाता हूँ। जैसे अपने पॉलिटी की बात करी और हमने रीजनिंग की बात करी। अब ये मान के चलिए कि जो हमारा एक्सपीरियंस है इसमें हम कुछ भी वो सब नहीं बता रहे कि दोनों टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिसमें मोर देन 90% की एक्यूरेसी से स्कोर किया जा सकता है। तो सपोज करो पॉलिटी में जैसे हमने बताया कि 30 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 20 to 25 आते हैं क्वेश्चन। तो टोटल में ऑन एन एवरेज एक 45 to 50 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। ठीक है, 45 to 50 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो 45 में भी अगर हम कंजर्वेटिव फिगर मान के चलिए मार्क्स, ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? 60 मार्क्स का Yes. हमें एक इनपुट मिल चुका है। अभी हमने जिस पे दो चीज पे फोकस करा वो 60 मार्क्स के थे आउट ऑफ 200 मार्क्स। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी कि हमने उन टॉपिक्स को लिया जहां पे हम एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं और उसमें पढ़ने के बाद रिजल्ट भी आएगा। आप पढ़ने को तो आप राजस्थान के इतिहास से भी शुरू कर सकते हैं, सिलेबस में दे रखा है तो आएगा। हम ये नहीं कह रहे उसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर राजस्थान इतिहास में एफिशिएंसी थोड़ी सी आपकी ज्यादा मतलब कम हो जाती है, इफेक्टिवनेस भी कम हो जाती है। आप समझते हैं एफिशिएंसी का मतलब? दो वर्ड मैंने यूज किए बार बार, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। यस सर, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब कोई बता सकता है मुझे क्या है? कोई एनीवन? एक हेलो सर, एफिशिएंसी आपने बताया जैसे पूरे विश्वास के साथ हमें करना है जैसे सर, एफिशिएंसी मींस कि हम अगर सीधा ही राजस्थान हिस्ट्री वगैरह शुरू कर देंगे तो वो टफ होगा ना, उस वजह से अपनी एफिशिएंसी है ना वो पढ़ने की कम हो जाएगी, लाइक अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। तो ओके पहले जैसे पॉलिटी और रीजनिंग वगैरह कवर करेंगे तो वो इजीली कवर हो जाएगा। देन उसके बाद में जो एफिशिएंसी है ना वैसी बनी रहेगी, लाइक अगर वो टॉपिक अच्छे से कर लिए तो बाद में वो करने में दिक्कत नहीं आएगी बात। वेरी गुड वेरी गुड। मतलब मेन एफिशिएंसी का मतलब होता है कि हम इनपुट कम डालें और आउटपुट मैक्सिमम निकले। स्किलफुल वे में काम करना। हाँ, लो इनपुट डालें और आउटपुट हम ज्यादा निकालें। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना कि 15-15 घंटे पढ़ना है, कि जैसे बताते हैं कि 8-10 घंटे पढ़ना जो भी। हमें पढ़ना है कि उसको स्मार्ट तरीके से ऐसे पढ़ना है कि एफिशिएंट वे में हम पढ़ें, कि हम 2 घंटा भी पढ़ें तो हमारा उसमें मैक्सिमम आउटपुट निकले। अगर हम 2 घंटे राजस्थान इतिहास को देंगे और 2 घंटे पॉलिटी को देंगे तो जो 2 घंटे पॉलिटी जो पढ़ रहा है उसके स्कोर करने के चांसेस ज्यादा होंगे। जो 2 घंटे रीजनिंग मेंटल एबिलिटी को दे रहा है उसके स्कोर और क्वालिफाई करने के चांसेस ज्यादा होंगे। हालांकि सिलेबस के पार्ट दोनों हैं, दोनों कोई गलती नहीं कर रहे हैं अगर ट्रेडिशनल वे में देखा जाए, पर एक नॉन स्मार्ट तरीके से पढ़ रहा है, एक स्मार्ट वे में पढ़ रहा है। यही डिफरेंस हो गया, वो हो गया एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी अलोन मैटर नहीं करती, हमें इफेक्टिव भी होना पड़ेगा। इफेक्टिव का मतलब जानते हो इफेक्टिव क्या होता है? कम समय में पूरे काम को पूरा करना। नहीं, मतलब इफेक्टिव का मतलब होता है रिजल्ट ओरिएंटेड। मतलब अगर आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, मतलब आप एफिशिएंट कितने ही हो जाओ, लेकिन आपका सिलेक्शन मतलब आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में आना है, आपको ओटीएस में जाके ट्रेनिंग लेनी है। आपका आज से लक्ष्य ये है कि आपको ओटीएस में जाके, आपको पता है ना ट्रेनिंग होती है, जो आरएस सेलेक्टेड होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है।
तीन चार महीने का फाउंडेशन कोर्स लिया जाता है, वो जयपुर में किया जाता है HCM रीपा में, ठीक है। तो वो हमें तैयारी इस हिसाब से करनी चाहिए, इस ऑब्जेक्टिव से करनी चाहिए कि हमें फाउंडेशन कोर्स में जाना है। जो 2021 का फाउंडेशन कोर्स में इन सारे जो बच्चे आज बैठे हुए हैं, जो सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उन सबको वहां पे आप सबको मिलना है वहां। वो हुआ इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मतलब होता है रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा कि 45-50 क्वेश्चन का आपका हो गया, तो 60 मार्क्स तो हो गए। अब हमने कट ऑफ देखी थी 2018 की कितनी थी, 2016 की कितनी थी RS की, किसी को आइडिया है? मैंने मोटा मोटा किसी को आइडिया, मैंने एक स्क्रीन शेयर करी थी, अराउंड 76 मार्क्स। 78 इसको 77 कर लेते हैं, 79 मार्क्स कर लेते हैं। और हमने कितने मार्क्स का अभी तक कवर कर लिया? मतलब एक, अगर हम उसको 90% एक्यूरेसी पे चलते हैं तो 60 मार्क्स 60 मार्क्स का ना। अब उसको हम कंजर्वेटिवली मान लेते हैं 50 मार्क्स का रह लिया, ठीक है। मतलब उसके क्वेश्चन भी गलत हम मान के चल रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि उसके 100% सही होंगे। तो सपोज करो उन 2 सब्जेक्ट्स में भी अगर वो 50 मार्क्स ले आता है, तो उसने 70% तो काम कर ही लिया ना। समझ रहे हो आप मेरी बात? यस सर। अब मैं आपको बताता हूँ, ये 70% अगर हम पॉलिटी और रीजनिंग करने में, आपको जो बेसिक से भी स्टार्ट करेगा उसको 30 डेज लगेंगे। 30 डेज अगर केवल 2 सब्जेक्ट पे फोकस करता है, मैं और सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहा, केवल 30 डेज लगेंगे। तो जो लोग ऐसे सेलेक्ट हो जाते हैं ना, जो कहते हैं कि हमने अभी 1 महीने पहले चालू करी तैयारी, या 2 महीने पहले करी, या 3 महीने पहले करी, कई लोग बोलते हैं ना 3-3 साल लग जाते हैं तैयारी करने में, कई लोग ऐसे मिलते होंगे। तो उनमें और जो लोग 3 या फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है? उनमें यही डिफरेंस है। तो आपको वो वाला बनना है, आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज नहीं लेनी है इसमें। ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये है कि एक, जैसे ऑफिसर्स को कैसे काम करना पड़ता है, जैसे हम अभी एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन में हमें निर्देश दिए जाते हैं, तो गाइडलाइंस हो गई। तो निर्देश यहाँ पे क्या हो गए? सिलेबस हो गए, ठीक है। आपको फिर रेफर क्या करना, अब उस निर्देशों के हिसाब से आपको जो वास्तविक स्थिति है उस पर काम करना पड़ता है ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। तो आपका काम वही चीज यहाँ पे आपसे करा रहा है एज ए स्टूडेंट। वो स्टूडेंट को ऑफिसर्स मान रहा है, लेकिन स्टूडेंट को एक सिलेबस दे दिया, वो आपकी तरह गाइड का काम कर रहे हैं। और आप रेफरेंस के लिए मेंटर्स का यूज कर सकते हैं, जो प्रीवियसली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका। तो हमारे केस में वो क्या हो गया, जो हमारे सीनियर्स हो गए, हम उनसे एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो उसके लिए हम हैं, मैं हूँ और रोहित सर हैं, ठीक है। वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे तैयारी करना है, कैसे मूव फॉरवर्ड करना है। अगर कोई टिपिकल सिचुएशन फंस भी जाती है तो उसमें कैसे, उस चीज से कैसे निकलना है, ठीक है। तो ये हमारा मेन फोकस रहेगा कि इसमें साइंटिफिक अप्रोच से इसमें जाके हमें तैयारी करनी है। अब हम आते हैं कि ये तो प्री का हो गया। तो प्री में आप समझ गए हम कैसे मूव करेंगे? यस सर। प्री पे हम मूव करेंगे कि साइंटिफिक तरीके से हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि हम पॉलिटी से मूव करेंगे। तो आपकी ये एश्योर्ड हो जाए कि आपकी जब अगस्त या सितंबर, मतलब मिड सितंबर तक आपका इतना एश्योर्ड हो जाए कि आपको पॉलिटी पे थोड़ी सी मास्टरी सी आ जाएगी। हम ये कोशिश करेंगे कि क्लास में ही आपको चीजें याद हो जाएं और आप सिलेबस ओरिएंटेड तैयारी करें, ठीक है। रेदर देन एक्चुअली क्या होता है, 90% ऑफ द केसेस में यही होता है, और मैं भी उसमें शामिल था भीड़ में, कि लोग जब यूपीएससी या RS की तैयारी करते हैं तो वो बेसिकली नॉलेज बेस्ड तैयारी करते हैं। वो सोचते हैं कि जितना ज्यादा नॉलेज होगा उतना है, लेकिन नॉलेज से ज्यादा आपका 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो सिलेबस ओरिएंटेड, उसका एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन का मतलब ये होगा कि आपने पढ़ा है तो आप उसको यूटिलाइज कर पाए एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम तो केवल 3 घंटे का होना पड़ेगा। आपने 1000 घंटे तैयारी करी हो उसका मैटर नहीं है, आप किसी ने 2000 घंटे करी हो, 5000, उसका जो उसको निचोड़ निकालना है, उसको 3 घंटे जो एग्जाम में लिख के निकालना है, एग्जाम अटेम्प्ट मार के निकालना है, वो 3 घंटे में उस चीज को अप्लाई कर पा रहा है कि नहीं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और वो चीज कैसे आएगी? प्रैक्टिस से, साइंटिफिक अप्रोच से और स्मार्ट तरीके से, ठीक है। अब आपका हो गया, जैसे मैंने पॉलिटी का बताया। अब ऐसे ही रोहित सर। यस, हाँ श्रेष्ठ।
हाँ रोहित सर, आप इसमें पॉलिटी मेंस में भी आप बताना चाह रहे हैं कि वो इंटीग्रेटेड कोर्स वाला उसमें कितना उसका वो। आई थिंक श्रेष्ठ हम उस सिलेबस को जब पॉलिटी शुरू करेंगे तब कवर कर लेंगे, वो बेटर रहेगा। हेलो, मैं आपके साथ और एक बेसिक ये तो मेरा उसका हो गया कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्री की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, कि प्री की तैयारी। हाँ, एक और चीज हम इसमें इम्पोर्टेंट बताना भूल गए कि दूसरा आपका गाइडिंग सोर्स क्या होगा। दूसरा आपका एक गाइडिंग सोर्स होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। किसी भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का महत्व बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो आपको डीप की मतलब एक इंसाइट देता है कि एग्जामिनर क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, उसका टफनेस लेवल क्या है। फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी का, लक्ष्मीकांत ही यूपीएससी के लिए लोग तैयारी करते हैं, लक्ष्मीकांत से ही लोग आरएस की तैयारी करते हैं, लक्ष्मीकांत से लोग एसएससी की तैयारी करते हैं। ठीक है, लक्ष्मीकांत ही सोर्स है, लेकिन मतलब उसको किस हिसाब से पढ़ना है, उसमें टफनेस मतलब क्वेश्चन का लेवल कितना है। अब जैसे यूपीएससी में जाएगा तो क्वेश्चन का मतलब लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है, आप आरएस में आते हैं तो थोड़ा सा उसका कम हो जाता है, आप एसएससी में आते हैं तो बिल्कुल इजी लेवल पे आ जाती है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर उस चीज को आपको समझना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में टफनेस लेवल कितना है क्वेश्चंस का, तो उसके लिए आपको 3-4 पेपर की स्टडी करनी पड़ेगी। हालांकि वो हम लोग कराएंगे वो सेग्रीगेटेड वे में कि 13 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, 16 में कितने कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, और 18 में। अभी 3 प्री हुए हैं जो अपडेटेड सिलेबस में हुए, जो न्यूली चेंज सिलेबस है। 12 में तो सिलेबस अलग था, जो नया सिलेबस जो 2013 में चेंज हुआ था उसके बाद से केवल 3 प्री हो चुके हैं। तो उन 3 प्री के पेपर्स की हमें स्टडी करनी पड़ेगी, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। जैसे एक अनुप्रति स्कीम थी कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आते हैं, SC ST सेक्शंस होते हैं, उनको तैयारी के लिए राजस्थान सरकार सहायता देती है यूपीएससी की तैयारी के लिए, सिविल सर्विसेज तैयारी के लिए। उस स्कीम का नाम है अनुप्रति। मुझे आज तक याद है वो 2013 में भी पूछी जा चुकी है और 2016 में भी पूछी गई थी। कई बार ऐसे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, और ये ट्रेंड आरएस में भी देखा गया, यूपीएससी में भी देखा गया, एसएससी में भी देखा जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का एक सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाते हैं। दूसरा, हमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाने इसका आइडिया लग जाता है। ठीक है, तो हमारे 2 गाइडिंग सोर्स क्या हो गए? 2 गाइडिंग सोर्स हो गए, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इन चीजों से घबराना नहीं है। शुरुआत में क्या होता है, हम इतना बड़ा सिलेबस देके थोड़ा घबरा जाते हैं और हम सारा सब कुछ ऐसे सरेंडर वे में हो जाते हैं। हमें सिलेबस और इन दोनों को बेसिक हमेशा साथ में लेके चलना है प्रिपरेशन में। जब तक हम सेलेक्ट ही नहीं हो जाते, इन दोनों को हमेशा मतलब ये मान लो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की तरह ये काम करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक सोर्स का आपको बता देता हूँ कि बेसिक आपको सोर्स की स्टडी कहाँ से करना है। ठीक है, तो हमें एक चीज ये इस पे और फोकस करना है। एक चीज ये है कि हम नंबर ऑफ बुक्स को लिमिटेड रखना है। हमारे को किताबें का बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है, किताबें हमारे पास मिनिमाइज रहेगी। एक आपने कंसेप्ट सुना होगा, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, सुना है किसी ने? यस सर। कहाँ सुना है ये? सर मोदी जी की स्पीच में। हाँ मोदी जी, हाँ तो हमें मोदी जी की तरह काम करना है तैयारी करते हुए। हमें रखना है कि मिनिमम बुक्स और मैक्सिमम आउटपुट। ठीक है, मिनिमम बुक्स मैक्सिमम आउटपुट, समझ गए आप? मिनिमम बुक्स का मतलब यह है कि इंडियन हिस्ट्री की बहुत सारी किताबें आती हैं, बिपिन चंद्रा आती है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आती है, ओल्ड एनसीईआरटीज आती हैं, न्यू एनसीईआरटीज आएंगी, फिर आपकी एक कोचिंग के नोट्स आ जाते हैं, डिफरेंट कोचिंग के हैंड रिटन नोट्स आ जाएंगे। तो अगर आप हिस्ट्री का अगर आप मटेरियल आज की तारीख में खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो आपको कम से कम 10-20 बुक्स कोई ना कोई बता देगा। एक पलासी टू पार्टीशन करके किताब आती है, ऐसी दुनिया भर की किताबें आती हैं। आपको ये चीजें नहीं करनी और किसी के बहकावे में भी नहीं आना, कोई भी कहे चाहे इररेस्पेक्टिव। मैं भी अगली बार आपको कहूंगा कि कोई किताब और खरीद के लाने, आपको बोल देना कि सर आपने तो कहा था कि केवल एक ही किताब से पढ़ना है, मैं तो इसी से पढ़ेंगे। ठीक है, आपको स्टबर्न होकर केवल एक किताब से ही पढ़ना है। ठीक है, आपको उस चीज को मल्टीपल रिवाइज करना है। समझ रहे हैं आप? जैसे लक्ष्मीकांत के अलावा आपको पॉलिटी में कहीं और झांकने की जरूरत है ही नहीं। लक्ष्मीकांत इटसेल्फ आपके नोट्स हैं, लक्ष्मीकांत इटसेल्फ आपका मतलब गाइडिंग सोर्स है। लक्ष्मीकांत से ना आपको बाहर जाना है, ना आपको कोई और किताब पढ़ने की जरूरत है। लक्ष्मीकांत में सब कुछ दे रखा है।
अगर उसमें से कोई क्वेश्चन बाहर भी आ रहा है तो वो अपवाद है, कोई उसको नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन अगर आपको मिल गया कि सर आपने तो कहा, लेकिन वो चीज मतलब एक एक्सेप्शन होता है, वो दी जाती है, वरना तो हर कोई 90% सॉल्व करेगा ना एग्जाम में, समझ रहे हो आप। 50% से 40% से कट ऑफ अगर जा रही है तो इसका मतलब यही है कि एग्जाम में बहुत सारी चीजें लोगों को नहीं आ रही है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें पूछी जाएंगी एग्जाम में जो जो इरेलेवेंट होंगी, जो इसलिए दी जा रही है ताकि कैंडिडेट को फंसाना है एग्जाम में। जब एग्जाम में अपीयर होता है तो उसको नर्वस ब्रेक डाउन करने के लिए कि भाई डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दो शुरुआत में। कई बार एग्जाम्स में देखा गया है शुरुआत में डिफिकल्ट क्वेश्चन दे देते हैं, बच्चे नर्वस हो जाते हैं और उनका पूरा एग्जाम खराब हो जाता है। तो ये पूरा एग्जाम इन सारे केवल नॉलेज और पढ़ाई का नहीं, कितना हार्ड लेवल आपने दिया, एप्लीकेशन का, स्मार्ट स्ट्रेटेजी का, किस तरीके से आपने स्टडी करी, इन सब का एक मिश्रण होता है। जब ये सारे फोर्सेस आपके लगेंगे तभी आप इसमें सक्सेस पा पाएंगे। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री के लिए हमें एक स्पेक्ट्रम आती है राजीव अय्यर की, वो आपको लेनी है और सारे न्यू एडिशन ले रहे हैं। जैसे रोहित सर ने आपको बताया कि एडिशन का भी ध्यान रखना, कहीं आप पुराने एडिशन पे जाए, न्यू एडिशन नई किताब लेके आए। इंडियन हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम की किताब खरीद के लेके आए। ठीक है, उसमें भी वही एक्सरसाइज करनी है जो लक्ष्मीकांत में मैंने आपको बताई। ठीक है, दूसरा हो गया आपका इंडियन पॉलिटी, ये लक्ष्मीकांत से पढ़नी है। इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा एक इकोनॉमिक सर्वे आता है, भारत का भी आता है, इंडियन गवर्नमेंट का भी आता है और राजस्थान गवर्नमेंट का भी आता है। राजस्थान गवर्नमेंट वाले को इकोनॉमिक रिव्यू बोलते हैं, समीक्षा, आर्थिक समीक्षा। तो वो हर साल राजस्थान गवर्नमेंट वित्त मंत्रालय निकालता है। ये हम लोग प्रोवाइड करा देंगे आपको, है ना, इसके लिए आप लोग आगे मूव कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं आएगा। हाँ। क्योंकि हर साल चेंज हो जाता है तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी रहेगी। तो जब भी हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय का इकोनॉमिक सर्वे या इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2021 का इकोनॉमिक रिव्यू के लिए ऑलरेडी इकोनॉमिक रिव्यू निकल चुका है। अगर ये पेपर होता है मोस्ट प्रोबेबली नवंबर या दिसंबर में होगा आई थिंक, तो नवंबर दिसंबर में होता है, तो हमें इस साल का इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ना पड़ेगा जो ऑलरेडी वित्त मंत्रालय की साइट पे दे रखा है, वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब उसमें से पढ़ना क्या है, वो तो बहुत सारा है, वो हम आपको बताएंगे कैसे गाइड होके उसमें से पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़नी है और एक गोचिंग लियोंग आती है, वो आप पढ़ सकते हो, तो मार्केट में अवेलेबल है तो लिया ना। उसमें बेसिकली कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैंने एक किताब लिखी है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है। वो उसमें काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, साइंटिफिक टर्म्स काफी इजीली तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है और उसमें डायग्राम्स वगैरह बहुत अच्छे ले रखे हैं। तो डायग्राम्स का भी बहुत बड़ा महत्व है जो हम आगे अपने क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि डायग्राम्स, फ्लो चार्ट या डेटा, स्टैटिस्टिक्स, ये कैसे रोल प्ले करते हैं आपके मेंस में एग्जाम प्रूव करने पड़ेंगे। अभी हमारा जो बैच है ये तो प्रीलिम्स फोकस है कि प्री पे हम कर रहे हैं, हम आगे वाले समय में हम ये भी करेंगे कि हम मेंस पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अब मैंने आपको बताया ना कि 800 मार्क्स तो मेंस पे डिपेंडेंट है, तो हम वो कोर्स भी चालू करेंगे। और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप नितिन संघानिया के नोट्स आते हैं, उसकी एक किताब हो चुकी है, TMH पब्लिकेशन है आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसकी किताब आती है, वो भी खरीद सकते हैं, उसको रेफर कर सकते हैं। एक RS शर्मा आती है ओल्ड NCERT, ये भी आपको मटेरियल मिल जाएगा। जो लोग केवल कंप्यूटर या उस पर पढ़ने की वो रखते हैं कि टेक्स्ट हैवी हैं कि जो ई बुक से पढ़ सकते हैं, उनके लिए तो ये इजीली नेट पे अवेलेबल है, अगर वो चाहें तो ये तो नेट पे फ्रीली अवेलेबल है। ये तो हम भी जो इनमें से अवेलेबल होगी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर मैं बात करना भूल गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी राजस्थान का एक लगाव है, और मतलब इतना मैंने किसी भी स्टेट PCS को नहीं देखा जितना राजस्थान PCS में। जैसे सर ने बताया था कि माइक्रोवेव पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चंस मतलब माइक्रोवेव पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऐसे ही क्वेश्चन ये हो चुका है कि सिग्नल टावर कैसे काम करते हैं, मतलब कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और थोड़े से डीपली साइंस से पूछे जाते हैं। तो साइंस एंड टेक को भी हमें अच्छे से करना है, लेकिन साइंस एंड टेक की एक खासियत है कि इसमें भी मार्क्स अच्छे से आते हैं। अगर आपने अच्छे से इस पे मतलब कमांड कर ली तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और दूसरा एक मिथ ये जरूर निकाल देना है कि साइंस एंड टेक है तो ये आर्ट्स वाले नहीं कर सकते। ठीक है, ये मिथ जरूर हो जाता है कि लोगों को मैंने कई बार सुना है, ये बोल देते हैं कि साइंस एंड टेक है तो लोग आर्ट्स वाले पीछे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, साइंस एंड टेक में बेसिक चीज पूछी जाएगी, 6 से 10th NCERT लेवल से ऊपर नहीं पूछी जाती।
ठीक है, तो आपको जो हमने पढ़ चुके हैं, आप सारे लोग वो पढ़ चुके हैं, वही चीज पूछी जाएगी। जो लोगों ने अपने जब भी अध्ययन किया है, जब स्कूल शिक्षा में थे, जिन लोगों ने भी जो जो पढ़ा है उसी स्तर का पूछा जाता है, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो हमें उसको दोबारा पढ़ना है, और इसमें भी काफी ज्यादा एफिशिएंसी जो इफेक्टिवनेस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसमें भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एनसीईआरटी होगी 9-10, जिसको बिल्कुल भी थोड़ा सा डाउट है कि भाई मुझे शुरू से स्टार्ट करना है, तो 6th की एनसीईआरटी से भी पढ़ सकता है। और उसको साइंस में बिल्कुल दिक्कत आ रही है तो वो वीकली इंटरेक्शन, हमारा एक मॉड्यूल रहेगा, यूनिक मॉडल रहेगा, उसमें हम वीकली इंटरेक्शन रखेंगे। उसमें जो भी हमारे साथ कोचिंग में जुड़ेगा उसको पर्सनली मुझसे और रोहित सर से एक टाइम दिया जाएगा, और उसमें उसको बात करना जरूरी है। हमारी कोचिंग का ये है कि हमने देखा है कि कोचिंग में 5% ही लोग होते हैं जो इंटरेक्शन करते हैं, 95% एक इनएक्टिव फेज में आते हैं और चले जाते हैं। हमें वो एनवायरनमेंट नहीं चाहिए। हमें ऐसा करना है कि 100% एक इंटरेक्शन रहे और सबसे 1-to-1 इंटरेक्शन रहे। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि वीकली इंटरेक्शन उसमें रहेगा। हम वीकली इंटरेक्शन में उसको जो भी दिक्कत हो, जैसी भी दिक्कत हो, कहाँ दिक्कत आ रही है, वो किसी भी स्टेज पे हो सकता है आप में से किसी ने या तो प्री दे रखा हो या फिर मेंस दे रखा हो या नहीं हुआ हो, हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। मतलब हमारा सिस्टम ऐसा रहेगा, हम साइंटिफिकली सिस्टम ऐसा डिजाइन किया है कि 7 डेज हमारा जो एक वीकली रिव्यू सिस्टम रहेगा, आप उसको मान ले WRS वीकली रिव्यू सिस्टम उसमें रहेगा। उसमें पूरी समीक्षा रह जाएगी कि आपने क्या किया, किस स्तर पे आप उसको गुणवत्ता ला सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, तो कहाँ आप में कमी है, कहाँ आपको एरिया ऑफ फोकस है, कहाँ आपको गवर्न करना है। ठीक है, उसमें आप मुझसे या रोहित सर से पर्सनली आप किसी से भी बात कर सकते हैं। हालांकि हम 24/7 वैसे भी अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप में। आप कोई भी डाउट क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास रहेंगे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। क्लास में भी अगर आपको समझ में नहीं आता कि सर ये डाउट नहीं हो रहा और आप नहीं पूछ पाए, तो आप उसको पूछ सकते हैं। आप वीकली रिव्यू में आप पूछ सकते हैं, वरना हम 15 मिनट का सेशन तो रखेंगे आपके साथ 1-to-1, जिसमें हर बच्चे से हम बात करेंगे। या हम सैटरडे या संडे को रख सकते हैं, जिस दिन भी हमारा ऑफ रहेगा, वीकली ऑफ रहेगा, हम उस दिन को ऑफ नहीं मानेंगे। उस दिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी इंटरेक्शन रहेगा। उस इंटरेक्शन में ये रहेगा कि हमने 7 दिन में हमें भी फीडबैक मिलेगा कि हमने कैसा पढ़ा है, और आपको भी आपकी तैयारी का स्तर पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारा एक यूनिक मॉडल रहेगा। हमारे 2 चीज पे हमारा फोकस है कि हमें एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस तो है ही, तीसरा ये है कि इंटरेक्शन हमें इस स्तर पे करना है कि आप गलत डायरेक्शन में ना जाए। मतलब हम कोचिंग में आप ज्वाइन करके आप कोई गलती ना कर बैठे कि भाई हाँ आप आए थे जैसे ही आप निकल जाए, जैसा सर ने पढ़ाया बस वैसा पढ़ के आपने रट के। हम चाहते हैं कि आप अपने वीकली में पर्सनालिटी भी इम्प्रूव करें। ठीक है, वो भी इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंटरव्यू की तैयारी डे 1 से चालू हो जानी चाहिए, आप तैयारी करते हैं। और वो तभी होगी जब आप इंटरेक्ट करेंगे लोगों से, स्ट्रेंजर से इंटरेक्ट करेंगे, बड़े लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। तो यही चीज होती है कि सडनली हमें जाके इंटरव्यू रूम में जाना होता है और 3-4 लोग पैनल रहते हैं, वो स्ट्रेंजर्स रहते हैं, आपको उनसे बात करनी होती है। ठीक है, तो हमें पर्सनालिटी पे भी एक वर्क करना पड़ेगा कि आप 7 डेज में वीकली इंटरेक्शन करें। ठीक है, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि बस केवल प्री में बच्चे सेलेक्ट हो जाएं और उसके बाद फाइनल लिस्ट में ना हो। हमारा मेन है कि जो आज बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो इसी बैच में, इसी मतलब सारे के सारे लोग वहां जाके फाउंडेशन कोर्स करें। ठीक है, तो ये हमारा साइंस एंड टेक का हो गया। अब राजस्थान की जैसे मैंने बात नहीं करी, कई लोगों को लग रहा होगा कि राजस्थान को तो सर ने छोड़ ही दिया, केवल इंडिया की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान इकोनॉमी, राजस्थान ज्योग्राफी, और इसके लिए भी मैंने ये सोर्स बना रखा है। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोग की या तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे किसी में भी, मैं ये सोर्स, ये स्लाइड्स जो मैंने बना रखी है मैं शेयर कर दूंगा। तो इसमें करंट अफेयर्स पे आते हैं। जैसे सर ने बताया था कि इसमें 2 लाइन दे रखी थी, एक गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ठीक है, और एक इंटरनेशनल अफेयर्स उस करके था। तो उसके लिए एक मूमल किताब आती है, आप मूमल को रेफर जरूर करिए। मूमल से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। मूमल करके आती है, करंट अफेयर्स की किताब आती है, उसको हम भी यहाँ से एज ए सोर्स, मतलब हम तो कहते हैं कि डायरेक्टली आप मूमल में से पढ़ सकते हैं। हेलो, सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कराएंगे उसकी, सॉफ्ट कॉपी भी आपको हम प्रोवाइड, हाँ सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करा देंगे मूमल की। मूमल बेसिकली लेकिन एक ड्रॉबैक है कि हिंदी में आती है। हम इसको कोशिश करेंगे कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा के उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको इंग्लिश में आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करवा दें। ठीक है, हिंदी वालों के लिए तो कोई इशू नहीं, क्योंकि हिंदी में तो डायरेक्टली वो मटेरियल हिंदी में ही आता है। ठीक है, राजस्थान इकोनॉमी के लिए नथुराम का और एक इकोनॉमिक रिव्यू जैसे मैंने आपको बताया था,
इकोनॉमिक रिव्यू जैसे इकोनॉमिक सर्वे होता है, इकोनॉमिक रिव्यू होता है राजस्थान का, उसमें से पढ़ना होता है। इकोनॉमिक रिव्यू का एक फायदा ये है कि उसमें वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, तो हम सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। दूसरा, इकोनॉमिक रिव्यू का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये है कि इसमें से डेटा और फैक्ट्स हमें बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, तो डेटा और फैक्ट्स के लिए भी इकोनॉमिक रिव्यू हमारा होगा। हम हालांकि आपको सेग्रीगेटेड टॉपिक पे, सपोज करो एग्रीकल्चर हुआ, हेल्थ हुआ, इन पे टॉपिक्स पे आपको एक फैक्ट शीट भी प्रोवाइड करेंगे जो मेंस में हमारे साथ बच्चे जुड़ेंगे उनके तैयारी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। प्री में तो हालांकि फैक्ट्स का रोल है, पर इतना बड़ा रोल नहीं है जितना मेंस में। एक राजस्थान ज्योग्राफी की भल्ला करके किताब आती है, वो उसको ले सकते हैं। और एक ये किताब आपको जरूर लेनी है, एक राजस्थान सामान्य ज्ञान 11-12 की बुक्स आती हैं राजस्थान बोर्ड्स की, ये किताबें आपको लेनी है। इन किताबों को अभी आप मैंडेटरी मानिए, इन किताबों को खरीद के लाइए। और राजस्थान के बारे में जिनको जानना है, क्योंकि कई लोग यहाँ पे सीबीएसई से होंगे, आप लोग में से सीबीएसई से कितने लोग हैं? हेलो। सर मैं काजल, मैं सीबीएसई से हूँ। अच्छा, ओके। और बाकी लोग राजस्थान बोर्ड से हैं? सर सीबीएसई से। हाँ, तो देखिए जो सीबीएसई से होते हैं उनका तो ये होता है उन्होंने राजस्थान के बारे में ज्यादा कभी पढ़ा नहीं होता। राजस्थान बोर्ड में जो बच्चे पढ़े हैं, जिन्होंने स्कूल एजुकेशन राजस्थान बोर्ड से करी है, उनका राजस्थान की सामान्य ज्ञान, मतलब राजस्थान की एक बुक्स चलती है जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की इकोनॉमी और राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक्स, जैसे एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है इस तरीके से पढ़ाया जाता है। तो उनको हालांकि हो सकता है ज्ञान हो, लेकिन हाँ वो भी भूल चुके होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़ा हुआ है। सीबीएसई वालों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा होता। तो ये एनसीईआरटी की तरह एक किताब आती है, बुक्स आती हैं जिनको खरीदा जा सकता है और उनको रेफर किया जा सकता है। इसको पढ़ने में एक तो क्या है कि इसको इजीली आपको थोड़ा बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी राजस्थान में, कि राजस्थान में है क्या, मतलब राजस्थान की ज्योग्राफी कैसी है, कि राजस्थान में किस तरह से रेनफॉल होती है, एग्रीकल्चर किस तरह से आपका इरिगेशन पैटर्न कैसा है, क्रॉप्स किस तरह से राजस्थान में उगाई जाती हैं, राजस्थान में मिनरल्स और माइंस और स्टोन्स, और मतलब इसका क्या स्टेटस, रिसोर्सेज ज्योग्राफी पूरा कवर हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर में भी आपको बेसिक आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो ये किताबें भी आपकी मैंडेटरी बुक लिस्ट में होनी चाहिए। एक एनवायरमेंट की आती है शंकर आईएएस करके, शंकर कोचिंग है उसकी आईएएस की एक एनवायरमेंट की किताब आती है। ये किताब भी बहुत अच्छी है, इसको भी एज ए रेफरेंस बुक यूज किया जाता है। ये सारी जो मैं बुक्स बता रहा हूँ ये मिनिमम आपके पास होनी चाहिए, मतलब ये आपके पास होनी चाहिए, इससे बाहर आपको ज्यादा जाने की जरूरत है नहीं। बाकी काम अगर होगा तो हम प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी इंटरनेट का इस्तेमाल भी करना पड़ता है आजकल करंट अफेयर्स के लिए। आप एक ये, और हाँ ये इम्पोर्टेंट है कि अखबार पढ़ना भी आप चालू कर दीजिए। आप लोग अखबार पढ़ते हैं? यस सर। कौन सा अखबार पढ़ते हैं आप? द हिंदू। अच्छा, आप द हिंदू। बाकी जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो? दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर। रोहित सर? हाँ श्रेष्ठ। इसके लिए तो दैनिक जागरण और वो जनसत्ता ये ज्यादा बेटर है ना हिंदी पे तो। मेरा भी आपको सजेशन है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके, आप अपने लोकल न्यूज के लिए, राजस्थान की न्यूज के लिए दैनिक भास्कर जो भी पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यू करें। लेकिन एक दैनिक जागरण का नेशनल संस्करण आता है, मतलब नेशनल इशू आता है, नेशनल राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण का, तो आप कोशिश करें कि उसको फॉलो करें। और हम जो भी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, तो हम भी कोशिश करेंगे कि यदि हम उसको अवेलेबल करवा पाए आपको सॉफ्ट कॉपी में, तो हम अवेलेबल कराएंगे डेली बेसिस। ओके। और बाकी जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो यदि फोकस कर सके तो हिंदू को छोड़ के आप इंडियन एक्सप्रेस की तरफ मूव करें। यदि आप पढ़ ही रहे हैं तो हिंदू को ड्रॉप कर सकते हैं और इंडियन एक्सप्रेस की तरफ मूव करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके सर। आप लोगों में से कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है क्या? नो सर। कोई Yes, भी sir. यूपीएससी की तैयारी नहीं? कौन कर रहा है Yes, यूपीएससी की तैयारी? सर मी तो आपके अनुराधा। मतलब आप लोगों ने मतलब यूपीएससी दे रखा है किसी ने यूपीएससी? यस सर। हाँ, कौन सा अटेम्प्ट दिया था आपने? सर सेकंड। मतलब ये वाला जो आपका 2020 वाला था वो सेकंड अटेम्प्ट था आपका, है ना? राइट। यस सर।
अच्छा अच्छा, तो मतलब आपको पता है थोड़ा स्कीम ऑफ थिंग्स है, मतलब यूपीएससी, तो अभी भी यूपीएससी की कर रहे हो आप तैयारी? यस सर। अच्छा, और बाकी लोगों के क्या स्टेटस है? हेलो श्रेष्ठ, हाँ आई थिंक हम लोग एक सभी लोगों से हैं, एक टेलीग्राम चैनल पे सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और इन दैट टेलीग्राम चैनल हम एक दूसरे के बारे में थोड़ा सा मतलब आप अपने बारे में बताएं कि क्या नाम है, आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, आपका ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड क्या है, एंड आप अभी किस लेवल पे हैं, मतलब हाउ यू आर प्रिपेयरिंग, मतलब आप आरएएस के लिए कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए कर रहे हैं, आरएएस में कितने अटेम्प्ट दे चुके हैं, यूपीएससी में कितने अटेम्प्ट दे चुके हैं, किस लेवल तक हैं। तो वो थोड़ा बेटर होगा जब हम लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करके पढ़ेंगे तो आई थिंक अच्छा हम मूव कर पाएंगे आगे। हाँ, एक और चीज मैं बताना चाहूँ, ग्रुप स्टडी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। अगर आप ग्रुप स्टडी करके अगर इफेक्टिव आपको मेंबर्स मिल जाते हैं साथ के, तो आपका सिलेक्शन होना थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाता है, मतलब आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। कि ग्रुप स्टडी सिंगल जब आप इन सिलियस मतलब ऑल अलोन कोई स्टडी कर रहा होता है, तो कई बार हो सकता है कि वो मतलब इफेक्टिवली ना पढ़ रहा हो या फिर कुछ एक चीज पे ज्यादा फोकस कर रहा हो जिसकी जरूरत ना हो, तो उसको चेक एंड बैलेंसेस के लिए बहुत जरूरी होता है कि ग्रुप स्टडी करो ग्रुप मेंबर्स के साथ। ठीक है, तो उसका रोल भी हम इंश्योर करेंगे कि आप लोगों का एक इफेक्टिव ग्रुप बने, आप लोग बात करें उनको, उन ग्रुप मेंबर्स में हम भी आपके एक सदस्य होंगे, हम भी आपके साथ तैयारी करेंगे, मतलब तैयारी तरह के मतलब उसी तरह से प्रिपेयर करेंगे, ताकि आपको लगे कि भाई हम एक एस्पिरेंट, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली एग्जाम दिया है तो हमें थोड़ा सा उस चीज का अंदाजा है कि क्या क्या इंपॉर्टेंस रहती है एग्जाम में, तो क्या क्या मेजर मतलब दिक्कतें आती हैं मतलब जो स्टूडेंट और एस्पिरेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो मेरी तरफ से, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हम दोनों में से किसी से भी आपको, अब ये इंटरेक्शन ओपन हो चुका है, मतलब आप क्वेश्चंस कर सकते हैं कैसे आपको क्या करना है। आप यूपीएससी का भी पूछ सकते हैं अगर आपको चाहें तो, क्योंकि यूपीएससी हम दोनों ने दिया हुआ है, 3 4 5 अटेम्प्ट मेरे भी हो चुके हैं, मेंस में अपेयर हो चुका हूँ, तो आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ किसी के कोई क्वेश्चंस? इट्स ओपन सेशन नाउ। आपको 1 to 1 भी पूछना है तो आप उसमें भी हमसे टेलीग्राम ग्रुप से आप नंबर लेके जुड़ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं हमें। आपको कोई क्वेश्चंस हो, आपको कैसे किस तरह से अप्रोच करना है और किस तरीके से मूव ऑन करना है, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, किस भी फेज में हो, क्योंकि ये दिक्कतें हमें भी एज एन एस्पिरेंट आई थी, और हमें लगता है कि मेंटर और गाइडेंस होना जरूरी है, वो आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, वो अल्टीमेटली आपको मदद ही करता है रास्ते में। ठीक है, तो आप अगर अभी आपको लग रहा है ऐसा तो आप 1 to 1 कॉल करके ही पूछ सकते हैं। हाँ श्रेष्ठ, इसमें मैं थोड़ा कहना चाहूंगा। हाँ, आपका कोई हाँ क्वेश्चन? यस प्लीज आस्क। मैं हूँ। हेलो हाँ बोलिए मैम। सर, आपकी क्लास में रोज लाइव चलेगी क्या? हाँ लाइव है मैम, ऑलवेज लाइव। डेली डेली हम लाइव क्लास से ही जुड़ेंगे आपके साथ। It's मैम, not लाइव भी recorded. रहेगा और अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है तो रिकॉर्डेड भी रहेगा, और अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक को समझ में नहीं आया आपको, तो आप हमसे टाइम लेके आप आधे घंटे हम आपको एडिशनली भी समझा देंगे। ठीक है, अगर आप किसी बाई चांस आपका मिस हो जाता है उस दिन क्लास, तो किसी भी कारण से, तो अब आपको वीकली आप उसमें टाइम लेके आप उस चीज को दोबारा हम समझ सकते हैं। ठीक है, और वैसे जब आपको वो रिकॉर्डेड सेशन भी उपलब्ध हो जाएगा। ये कहाँ पे होगा सर? कहाँ पे नहीं मिलेगा रिकॉर्डेड recorded आपको कोचिंग की तरफ से उपलब्ध हो जाएगा। session? ओके सर, थैंक यू। और किसी के बाकी कोई और कोई? क्वेश्चन? हेलो सर, Yes. myself काजल। सर, I want to ask कि जो सूजल आपने बताया है करंट अफेयर्स के लिए, वो सूजस इंग्लिश मीडियम में है या हिंदी मीडियम में है? सॉरी, सूजस या सूजस, वो आई थिंक इट्स हिंदी मीडियम, इट्स ओनली इन हिंदी। हिंदी मीडियम, हाँ हिंदी मीडियम में ही है। सूजस हिंदी मीडियम में है और आपका मूमल भी हिंदी मीडियम में है। आई थिंक लेकिन इंग्लिश सूजस मीडियम, इज हाँ हाँ श्रेष्ठ बोलो।
नहीं, इसमें ना सूजस तो मैंने मेंस ओरिएंटेड लिखा है, अगर आप प्रीलिम्स के ओरिएंट उससे हिसाब से देखें तो मूमल को ही आपको रेफर करना है। सूजस तो एक जनरल एक गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिकेशन होते हैं, तो उसमें से कोई चीज मिल जाए तो हम आपको बता देंगे, वो तो आपको रेफर करने की वैसे जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक इंग्लिश में कोई नहीं आती सर, करंट हाँ, अफेयर्स काजल, के लिए? इंग्लिश में मैम एक्चुअली मटेरियल का थोड़ा सा क्रंच है इसमें आरएस में, तो आपको कोई भी दिक्कत होगी तो हम बता देंगे। वैसे करंट अफेयर्स का एज सच तो अभी कोई ऐसा ऑथेंटिक कोई है नहीं करंट अफेयर्स का तो। काजल, सर। इसमें इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, सूजस जो मैगजीन है, बाकी सभी लोग भी थोड़ा इस बारे में देख सकते हैं। सूजस जो मैगजीन आती है वो हिंदी मीडियम में है और राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोवाइड कराई जाती है। मतलब ये राजस्थान सरकार की तरफ से होती है, तो उसमें सरकार की तरफ से क्या स्कीम्स हैं और इसके बारे में होता है। मूमल जो मैगजीन एक्चुअली आती है वो एक हाँ बोलिए। एक्चुअली वैसे तो सर मेरे को 4 मंथ्स हो गए, मैं करंट अफेयर्स प्रिपेयर करती हूँ ऑनलाइन। ओके बट जैसे ओके स्पेसिफिक राजस्थान के लिए जो करंट अफेयर्स होते हैं उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम आता है। वैसे तो अदरवाइज जैसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स वगैरह मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर रही हूँ। काजल, उसके लिए आप एक चीज कर सकते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट का जो सूचना आयोग है, पीआईबी जो है वेबसाइट, वो हर चीज के बारे में आपको अपडेट करता है। तो आप गवर्नमेंट की तरफ से उस लिंक पे जा सकते हैं और वहां से करंट अफेयर्स देख सकते हैं, क्योंकि ओके, आपको वहां पे लोग वहां पे वो प्रोवाइड कराते हैं। तो आप डालेंगे ना राजस्थान इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट राजस्थान गवर्नमेंट, तो वहां पे हर चीज की इंफॉर्मेशन होती है। प्लस आप अपने राजस्थान गवर्नमेंट के जो सीएम है अशोक गहलोत, उनका ट्विटर अकाउंट भी फॉलो कर सकते हैं। तो उससे आपको क्या हिंट मिल जाएगी कि क्या चल रहा है, तो फिर उसको आप रिवर्स कर सकते हैं गूगल में जाके सर्च करके। तो थोड़ा इंग्लिश मीडियम में एक इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। हेलो काजल। जी सर। हेलो। हाँ, हाँ जी इसमें जैसे आप करंट अफेयर्स को बनाते हो तो आप कैसे बनाते हो, मतलब आपकी अप्रोच क्या रहती है? सर, एक्चुअली मैं आपको पूरा बताऊं, फर्स्टली आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। ओके, ओके। बट इस टाइम बैंकिंग में इधर राजस्थान और इधर साइड बिल्कुल वैकेंसीज नहीं आ रही, उस वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। और मैं कल यूपी एग्जाम दे के आई थी, आगरा गई थी आरआरबी पीओ, एंड उधर जाके इतना परेशान हुई, सो आई वांट टू ड्रॉप। तो मैं आरएस की तरफ मूव करना चाहती हूँ, इसीलिए तो मैं करंट अफेयर्स तो मैं कब से प्रिपेयर कर रही हूँ। जैसे बैंकिंग के लिए करती थी ना, उसके अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड गेम्स एंड स्पोर्ट्स ऑल सब कवर हो जाता ठीक है, है, हाँ, तो उसमें उसमें रहता है, उसमें रहता है। ठीक है, ठीक है, यस ठीक सर। है। ठीक है, फिर और मतलब किसी के कोई क्वेश्चंस? और सर मैंने ये पूछना था, आर्ट एंड कल्चर के लिए जो बुक आती है, एक सेकेंड सर, आर्ट एंड कल्चर के लिए जो आती है नितिन सिंघानिया की बुक, को वो सही रहेगी या नहीं? नहीं, वो बुक बढ़िया है नितिन संघानी की, आप ले सकते हैं। मैंने सजेस्ट भी करी है ना, आप ले सकते हो उसको, अच्छी बुक है। ओके, और नितिन आपने जो इकोनॉमी के लिए बताई थी, जैसे इकोनॉमिक सर्वे और एक, तो मेरे पास जैसे रमेश सिंह है जो इकोनॉमी की, वो भी है। हाँ हाँ, नहीं वो ठीक है, भी ठीक है। वो भी रमेश सिंह इज गुड। रमेश सिंह इज गुड। ओके, पर ये 4 है to कि 5 मैं जो बुक्स बताऊं ऑलरेडी अब वो थी। मत लेना। मैं जो बताऊं वो मत लेना, मतलब एक ही बुक को रेफर करना है। मैंने जो बताया ना कि उसमें आप बुक्स आप बस एक रेफर करके उसको चलें और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन पे लें, रेदर देन आप दूसरी किताबों को भी पढ़ें। उससे ज्यादा नॉलेज नहीं बढ़ती। मतलब एक मिथ ये रहता है कि अभी ये इसका हो गया, आप उस किताब को कम से कम आपको कम से कम मिनिमम 25 से 30 बार एक किताब को पढ़ना पड़ेगा, ओके सर, कम से कम। थैंक यू। और किसी के कोई क्वेश्चंस? हेलो। या अमित? जी सर, मैं बताना चाहूंगा, जो राजस्थान का करंट अफेयर होता है ना सर, एक मैगजीन आती है, क्रॉनिकल नाम से आती है, वो इंग्लिश में होती है सर। वो इंग्लिश में अमित, जो क्रॉनिकल मैगजीन आती है उसका जो फोकस होता है वो मतलब आरएएस एग्जाम्स से रिलेटेड इतना नहीं हो पाता है। सर वैसे तो मतलब आरएस के लिए तो समसामयिक आती है, 10 रुपए की आती है, वो मंथली मैगजीन है, वो हिंदी में आती है। वो हिंदी में आती है, बिल्कुल बिल्कुल। वो 10 रुपए की क्रॉनिकल, आती है वो। हाँ, नहीं, एक तो क्रॉनिकल, क्रॉनिकल भी, उसमें ज्यादा मतलब एक टू द पॉइंट, ज्यादा मतलब वाइड नहीं दिया जाता क्रॉनिकल के अंदर, हाँ बिल्कुल इसमें किसी बिल्कुल। को पढ़ना हो। उसमें क्या तो है, आप थोड़ा ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से जाना चाहते हैं तो क्रॉनिकल फॉलो कर सकते हैं, तो ठीक है। लेकिन क्रॉनिकल भी आप यदि कर रहे हैं तो उसके बाद में आपको उसकी उस न्यूज की डिटेल स्टडी करने के लिए थोड़ा सा आपको बैक साइड सपोर्ट चाहिए।
कहीं ना कहीं। हाँ वो तो है, बहुत सारे एक्चुअली अगर किसी को राजस्थान का पढ़ना है तो वो समसामयिक नाम से आती है, 10 रुपए की मैगजीन आती है सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो राजस्थान ओरिएंटेड है। थैंक यू अमित, थैंक यू। ओके सर। और किसी की कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो आज ये हमने देखा। मैं रोहित आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। थोड़ा मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि हम जो ये तैयारी करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में, जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, इसमें कुछ हम यूनिक थिंग्स आप लोगों के साथ करने की कोशिश करेंगे। जैसा सबसे पहले आपको श्रेष्ठ सर ने बताया कि हमारा फोकस रहेगा 1-to-1 मेंटरशिप पे। दैट मीन्स हम जब भी क्लासेज होंगी उसके बाद भी आपस में एक दूसरे से 1-to-1 कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हमारा एक फोकस ये है कि हम अपनी तरफ से एटलीस्ट वीक में एक बार आप लोगों से इंटरेक्ट करें। कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से आपको सूटेबल होता है, उसमें आपकी किस तरह से स्टडी चल रही है, आप किस तरह से इम्प्रूव कर रहे हैं, उसके ऊपर हमारा थोड़ा आपके ऊपर ध्यान रहेगा। सेकंड थिंग जो हम करेंगे वो है कि राइटिंग प्रैक्टिस की हम कोशिश करेंगे अभी से, स्टार्टिंग से। मतलब आप जो भी अभी पढ़ रहे हैं, जैसे अभी आई थिंक कौन, काजल ने बताया कि वो करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, अमित की तरफ से भी आया फीडबैक। लेकिन आपको थोड़ा सा ये फोकस करना पड़ेगा कि प्री में आप क्वालिफाई कर जाओगे। कहीं ना कहीं जो आपकी मेरिट है वो रैंक डिसाइड करेगी मेंस का एग्जाम। तो आपको स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 धीरे 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 करके आपको लिखने की हैबिट शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने जो अच्छे से लिखा है वो 12th के लेवल तक लिखा होता है। कॉलेज में जब आप लिखते हैं तो वो आपको भी पता है आपने किस तरह से कॉलेज की एग्जाम्स पास किए हैं। तो आप जो भी सोच रहे हैं, जैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आज जो भी क्लास में आपने सुना उसके बारे में आप एक पेज का राइटअप लिखें, खुद से लिखें कि आज ये क्लास थी, इस टाइम था। खुद से एक अपनी थॉट प्रोसेस बनाएं, उस थॉट प्रोसेस को थोड़ा क्रिएटिव राइटिंग में लेके आए, और जिस भी मीडियम में आप हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, उसको आप लिखने की कोशिश करें। तो उससे आपकी एक हैबिट जनरेट होगी। इवन आप कोई न्यूज पढ़ रहे हैं, सपोज आपने न्यूज पढ़ी कि कल पीवी सिंधु को ब्रॉन्ज मिला, ठीक है, आपने यदि मैच देखा या न्यूज पढ़ी, तो आप कोशिश करें कि पीवी सिंधु ने जो ब्रॉन्ज जीता उसको आप अपने एक राइटअप पे लिखने की कोशिश करें कि पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में अभी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, ऐसा लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली वो भारत की पहली महिला है। इस तरह से उसके बारे में कुछ लिखना शुरू करें। आपके थॉट शुरुआत में बहुत रैंडम होंगे, आपको लगेगा मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या नहीं लिखूंगा, डरेंगे थोड़ा सा आप, लेकिन आप इससे घबराए नहीं, लिखने की कोशिश करें। और इसमें हम भी आपको हेल्प करेंगे। हम क्लासेस के बाद में आपको एक रिटर्न के लिए क्वेश्चन दिया करेंगे लिखने के लिए, जिसको आप लिखने के बाद में स्कैन करके शेयर कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे उसको थोड़ा चेक करें कि आप किस तरह से मूव कर रहे हैं। और तीसरी चीज जो हम थोड़ा सा यूनिक करने का प्लान कर रहे हैं वो ये है कि हम इस चीज पे डिपेंडेंट नहीं होंगे कि आपको हमने कुछ पढ़ाया और आप उसे लर्न करें। हम कोशिश करेंगे कि आप ड्यूरिंग द क्लास टाइम उसे याद करने की कोशिश करें। जैसे हम सपोज पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में हम सेंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ रहे हैं, संघ और राज्य के बीच में संबंध के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारा कोशिश होगी कि उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं वो आप उसी वक्त याद करने की कोशिश करें कि कौन सा आर्टिकल है, किस तरह से आर्टिकल 246 में क्या है, 247 में क्या है। तो हम कोशिश करेंगे कि उसी वक्त इंटरेक्ट करें। जैसे मैंने आपको कुछ पढ़ाया और आज सडनली आज कि अमित आप बताएं क्या है इसमें, आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, करण आप बताएं। तो इस तरह से हमारी कोशिश होगी कि हम आपस में एक दूसरे की तरफ उसका फोकस रखें। और इसके बाद में जो भी हम वीक में पढ़ रहे हैं, उस वीक में पढ़ने के बाद में, उस सप्ताह में उस चीज का स्टडी करने के बाद में आपका एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव को मिला के टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सिर्फ आपका पर्पज होगा कि आपका धीरे धीरे एग्जाम से जो भय है, जो फियर है, वो धीरे धीरे कम हो। ओके, तो इस तरह से थोड़ा हम लोग एक इंटरेक्टिव अप्रोच रखेंगे। बाकी आपके जो भी सजेशंस होंगे उन पे जिस तरह से हम वर्कआउट कर सकते हैं उनको हम देखेंगे कि किस तरह से उसको हम ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, और इस तरह से हम स्मार्ट स्टडी की तरफ फोकस करेंगे। अच्छा, एक और मैं इसमें ऐड और करना चाहूंगा। हेलो, या कंटिन्यू। हाँ,
तो एक नोट्स मेकिंग भी एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। जैसे अभी काजल ने कहा कि उन्होंने बैंक का वो बनाते हैं, नोट्स वगैरह बनाते हैं, तो हम एक चीज और करेंगे कि नोट्स मेकिंग में भी आप लोग कैसे वर्क कर रहे हैं, आप लोग नोट्स किस टाइप से बना रहे हैं और वो उसमें अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो हम उसमें भी आपको गाइडेंस देंगे कि नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, क्या एक इफेक्टिव वे है नोट्स बनाने का, क्या हम सारी चीजों को रिप्रोड्यूस करके नोट मेकिंग को एक अननेसेसरी की एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे हैं, क्या हम उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, क्या इससे बेहतर नोट्स के अवेलेबल मार्केट में ऑलरेडी हैं। तो हम इस तरीके से आपको एक सजेशन देंगे। तो नोट्स मेकिंग भी हमारा एक मेजर फोकस रहेगा, क्योंकि ये भी मैंने देखा है कि बच्चे जब इसमें आते हैं तो नोट मेकिंग करने लग जाते हैं, तो लेकिन उसमें नोट मेकिंग करते हैं तो पर वो हैपेजर्ड वे में हो जाती है, एक रैंडम वे में एक नोट्स मेकिंग चालू हो जाती है। इससे क्या होता है कि वो नोट्स की तरह नहीं रह पाते। नोट्स का मकसद केवल एक चीज होती है कि जब एग्जाम से पहले आपके पास लास्ट मंथ है या 15 से 20 दिन पहले बचे हैं, तब आपको क्या है कि मल्टीपल रिवीजन करना पड़ता है कम टाइम में। आपका मेन चीज ये होती है, आपका मेन फोकस ये होता है। तो 15-20 दिन में आप किताबें उठा के तो पढ़ नहीं सकते, उसके लिए उस समय नोट्स काफी ज्यादा आपके मतलब हैंडी हो जाते हैं। नोट्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उस समय आपके प्रिपरेशन में। तो उस समय आपके क्या होता है, वो नर्वसनेस और वो नहीं होती कि 15 दिन पहले एग्जाम में क्या पढ़ें, क्योंकि बुक्स को आप उसको रेफर नहीं कर सकते। तो उस समय नोट्स किस हिसाब से बनाना है, तो नोट्स का मेजर उद्देश्य केवल ये होता है कि जो एग्जाम से 15-20 दिन पहले आप इफेक्टिवली कैसे सिलेबस को कवर कर सकें, आप मतलब और कम समय में कर सकें। ठीक है, हाँ रोहित। ठीक है श्रेष्ठ, रोहित सर, आई थिंक हम हाँ या प्लीज। सर जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं नोट्स प्रिपेयर करती हूँ, तो मैं नोट्स ऐसे प्रिपेयर करती हूँ, फॉर एग्जांपल किसी के गेम के बारे में आया, फॉर एग्जांपल जैसे पीवी सिंधु, ठीक है, तो उसके बारे में जैसे जो भी न्यूज़ है, देन उसके बारे में लिख लिया कि वो कौन सी सिटी से बिलोंग करती हैं और वो कौन से टाइम ये वाला मेडल जीता है, ये सब जैसे उसके बारे में जो भी टोटली इंफॉर्मेशन होती है। ये काजल तो आप नोट्स में लिख रहे हैं? नहीं, जैसे सर मैं बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करती थी, फॉर एग्जांपल जैसे कोई न्यूज़ है कि पीवी सिंधु ने ये वाला मेडल जीता, तो उसके बारे में शॉर्ट में ये लिख दिया कि कौन सी सिटी से बिलोंग करती हैं, जैसे कि और कौन सा, मतलब आपने जैसे बोला कि सेकंड टाइम जैसे जीता है, आई ऐसा थिंक कुछ है, तो वो लिख लिया बस। काजल आपको थोड़ा सा हम ट्वीक करने की कोशिश करेंगे नोट्स मेकिंग में। आप बहुत माइन्यूट ओके डिटेल्स में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में आप मतलब अभी जो कर रहे हैं कंटिन्यू रखें। विद इन कमिंग कपल ऑफ डेज हम थोड़ा सा आपके नोट्स मेकिंग को इम्प्रूव करवाने की कोशिश करेंगे, ओके क्योंकि तरह से आप बता रहे हैं आई थिंक थोड़ा सा आप रॉन्ग डायरेक्शन पकड़ रहे हैं नोट्स मेकिंग। सर जैसे उसमें तो इतना नहीं आता ना, तो उसके लिए ऐसे करती थी, हाँ बाकी आप हाँ जैसे इस बिल्कुल बिल्कुल हम थोड़ा सा आपको इम्प्रूव करवाने की कोशिश करेंगे। जब तक इन द यस मीन टाइम आप कंटिन्यू करें कोई दिक्कत नहीं, पर हम कमिंग कपल ऑफ डेज में इसको थोड़ा सा ट्वीक करेंगे। ओके ओके, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ दुर्गा प्लीज। सर संविधान की जो बुक है मैं वो पढ़ रही हूँ, महेश कुमार वर्णमाल की है, एनसीईआरटी की संग्रह न्यायिका, महेश कुमार वर्णमाल और शैलेंद्र कुमार रस्तोगी का। ये रिलेटेड टू किस कौन सी सब्जेक्ट से है? ये सर संविधान की है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में आप ये बुक फॉलो कर रहे हैं, ठीक। और कितना पढ़ चुके हैं इसको आप? ये सर अभी मैंने स्टार्ट की है तैयारी, अभी खरीदी है 1-2 दिन में। दुर्गा आपने यदि अभी स्टार्ट किया तो आई सजेस्ट कि आप लक्ष्मीकांत पे यदि मूव कर सकें तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि बर्नवाल की बुक में हम काफी कुछ मतलब अभी जो चेंजेस आए हैं आरएएस के एग्जाम में, जैसे आप मेंस एग्जाम देखें आरएएस का, तो वो बर्नवाल की बुक से उतना कवर नहीं कर पाएंगे आप। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं फिर 2 बुक रेफर करनी पड़ जाएंगी, बर्नवाल भी करनी पड़ जाएगी, लक्ष्मीकांत भी, फिर आपका डुप्लीकेशन ऑफ सोर्सेज हो जाएगा, डबल मेहनत हो जाएगी। तो थोड़ा सा आप यदि अभी स्टार्ट ही किया है या नहीं किया है तो आप अभी भी जंप कर सकते हैं, लेकिन आप यदि 1 महीने बाद पढ़ चुके होंगे तो आपको जंप करने में दिक्कत आएगी। तो आप कोशिश करें अभी यदि लक्ष्मीकांत पे कर सकें तो बेटर रहेगा। ओके दुर्गा? ओके थैंक यू। हाँ नेहा। सर काजल स्पीकिंग। काजल या
सर जैसे मान लो आपने कोई टॉपिक करवाया है, जैसे जो तो उसके बारे में जैसे आप हमें जैसे आंसर लिखना हो, फॉर एग्जांपल आंसर राइटिंग करनी हो, तो उसको चेक करने के लिए आपके पास भेज सकते हैं क्या? जैसे आप हाँ उसको हाँ चेक करके बताएं कि वो सही लिखा है या क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें। काजल, बिल्कुल ऐसा हम ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस किया था, ऐसा हम करेंगे, लेकिन आपको इसमें एक चीज फोकस करनी होगी कि आप किस चीज के बारे में लिख रहे हैं। जो क्वेश्चंस हैं वो आप रैंडमली ना उठाएं। यस आप सर। ऐसा नहीं कि कुछ से मतलब मर्जी से कोई क्वेश्चन उठाया कि उनका नहीं नहीं, पर्पस सॉल्व नहीं प्रीवियस होगा। ईयर क्वेश्चंस को लेके जैसे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका फोकस होना चाहिए कि या तो जो क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करा रहे हैं उनको लिखें, या फिर आप यस क्वेश्चंस लिखें तो सिंगल सोर्स होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस ठीक सर। है, सिर्फ उन्हीं को मूव करें तो वो बेटर रहेगा। ओके। ओके ओके। एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है, तो आई थिंक श्रेष्ठ वी हैव कवर्ड टुडेस मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो हमने प्लान किया था। बाकी कोई क्वेश्चन है तो और पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इस क्लास को आज यहीं पे होल्ड करते हैं। हेलो, इज इट ओके विद एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके 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 ओके। हैव ए गुड डे। हम मिलते हैं फिर कल इसमें कंटिन्यू में। आप लोग रेडी रहें। लक्ष्मीकांत की बुक आप जिनके पास है वो ठीक है, जिनके पास नहीं है वो स्टार्ट करें उसको, मतलब आज ले लें उसमें। एक रोहित सर, एक मैं कहना चाहता हूँ कि जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं या कंटिन्यू करना चाहते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप हम आपको सेंड करेंगे, उसमें ज्वाइन हो जाए तो बिल्कुल बिल्कुल। है ना। ग्रुप आपका उसमें आप initial- लोगों को जो आज एक्सरसाइज बताइए, एक तो वो एक्सरसाइज जरूर करनी है कि जो किताब लानी है, सिलेबस प्रिंट आउट करना है और वो मार्किंग करनी है। ठीक है, आप इसको फॉलो करें, जो नहीं भी कर रहे हैं वो भी इसको करें। और जो ठीक है, और दूसरा ये है कि आप उसमें हम इंटरेक्शन रखेंगे कि किस तरीके से आप मूव ऑन करेंगे, तो हम आपको उसमें आगे की चीजें बताते रहेंगे। ठीक है, इज इट ओके एवरीवन? यस सर। आप लोग सभी टेलीग्राम पे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। नो सर। नहीं है तो आप टेलीग्राम आप जरूर वो कर लें, ऐप डाउनलोड कर लें, काफी इफेक्टिव है टेलीग्राम। ठीक है, जो लोग नहीं है जो कर लें, और जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है वो टेलीग्राम डाउनलोड कर लें। जो ऑलरेडी एक हमने चैनल क्रिएट किया है, आप उसका नाम लिख लें और उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सर्च करिएगा स्मार्ट स्टडी विद नियो IAS। आर यू गेटिंग? टेलीग्राम नेम है स्मार्ट स्टडी विद नियो IAS, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम इसमें आप लोगों के साथ एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहेंगे। ओके सर। ओके, और जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है वो भी इसे ज्वाइन कर लें, और टेलीग्राम करके आप ज्वाइन कर लें। अच्छा, मैं एक बता रहा कि इसमें हमारे काफी साथ में जो फेलो ऑफिसर्स हैं, साथ में RS में हैं, हमारे IAS में भी हैं, काफी लोग फॉरेस्ट सर्विसेज में भी हैं। तो हम ये इंश्योर करेंगे कि आप लोग उनके साथ भी इंटरेक्ट करने का आपको मौका मिले ड्यूरिंग द कोर्स। वो भी आपकी कुछ क्लासेस लें और इस तरह से आपके साथ इंटरेक्ट करते रहें। आप भी उनसे इंटरेक्ट करें, उनको भी हम इस ग्रुप में रखेंगे तो आपको थोड़ा उसमें भी हेल्प मिलेगा। जैसे सिंगल डिजिट रैंकर्स जो है, सेकंड रैंक का है, फोर्थ रैंक का, सेवंथ रैंक, मतलब इन लोगों से भी आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। आप इस कोर्स के साथ अगर जुड़े रहते हैं तो उनको भी हम मंथली बेसिस पे या कभी भी मौका मिलेगा तो उनको बुलाते रहेंगे। ठीक है, ठीक है श्रेष्ठ, आई थिंक कंप्लीट करते हैं सर। ठीक है, कंक्लूड करते हैं। आप ये जरूर करना जो रोहित सर ने कहा है, एक राइटअप जरूर बनाना और जो एक्सरसाइज आपको बताई गई है वो जरूर करना, क्योंकि उसके बिना किसी भी कोचिंग का कोई महत्व नहीं रह जाता कि जो चीज बताई जाती है और उस पर हम अमल ना करें। तो ये इम्पोर्टेंट है, उसको डेली उस टास्क को कंप्लीट जरूर करें। ठीक है, ओके ओके ठीक है, ओके ओके, गुड डे। ओके, गुड डे।